ये आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। लीजिए सुनिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती के उपलक्ष्य में गत 30 नवंबर 2017 को राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष आयोजित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यान 2017 की रिकॉर्डिंग। नमस्कार। आकाशवाणी द्वारा आयोजित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यान 2017 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के व्याख्यान का विषय है भारत का रूपांतरण। हमारे आज के इस पुनीत समारोह के मुख्य अतिथि और वक्ता भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी हमारे बीच हैं। स्वागत संबोधन के लिए निवेदन करेंगे इस समारोह के विशिष्ट अतिथि केंद्रीय खेल और युवा कार्यक्रम तथा सूचना व प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर जी से। माननीय उपराष्ट्रपति जी श्री वेंकैया नायडू जी, 1969 से आकाशवाणी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल लेक्चर सीरीज़ शुरू करी थी और सबसे पहला भाषण श्री गुरु नानक देव जी पर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था। ये लेक्चर सीरीज़ प्रतिवर्ष चलाई जाती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के स्मृति में और इसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी भाग लिया था और भाषण दिया था। आज हम गौरवान्वित हैं कि मंच पे उपराष्ट्रपति जी श्री एम वेंकैया नायडू जी उपस्थित हैं और उन्हें सुनने का हमें मौका मिलेगा। इस वर्ष का जो विषय है संभवतः श्री नायडू जी उस विषय के साथ न्याय कर सकते हैं। 27 सितंबर 1950 को उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने शिमला में एक कार्यक्रम में कहा था और उस कार्यक्रम का सब्जेक्ट था चेंज टाइम्स, ये बदला हुआ समय, कि अगर कुछ साल पहले देश के अंदर कोई प्रगति नहीं होती, कुछ गलत काम होता है तो हम उसका दोष किसी और पर दे सकते थे, लेकिन अब नहीं, अब बदला हुआ समय है। और इस बदलते समय में जो भारत की शक्ति है, जो इसकी डेस्टिनी है, वो हम सब के हाथ में है। अगर कुछ अच्छा होगा तो उसका श्रेय हमें मिलेगा और अगर कुछ गलत भी होगा तो वो भी हमें ही भुगतना पड़ेगा और जिम्मेदार भी हम ही होंगे। और इस कारण से भारत के सभी नागरिकों को अपनी जिम्मेदारी समझनी बहुत ज़रूरी है। ये उस समय उन्होंने अपने अंग्रेजी के भाषण में कहा था और उस समय आज़ादी को सिर्फ 3 वर्ष ही हुए थे, पहला चुनाव भी नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने देश की जो विकास है उसके लिए उस समय के नागरिकों को जिम्मेदार ठहराया, उस समय के जो शासनकार थे उनको जिम्मेदार ठहराया। यह बात आज भी हम सब पर लागू होती है। राजनीति बदल रही है, एक बड़ी मात्रा में ट्रांसपेरेंसी आ रही है। अभी तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आगे जो होगा उसके लिए अभी और आने वाली पीढ़ी हम सबको जिम्मेदार ठहराएगी। और इतने वर्षों से जो बदलाव नहीं हो पाया उसके लिए इंक्रीमेंटल चेंजेस से काम नहीं चलेगा, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस लाने पड़ेंगे। स्वतंत्रता की ये 70वीं वर्षगांठ हम मना चुके हैं और इस समय हमारी आबादी भी 3 गुना है। और अगर हमारे बड़े तबके को हमें गरीबी से निकालना है, उन्हें बेहतर जीवन देना है और नई पीढ़ी की जो एस्पिरेशंस हैं उस पर खरा उतरना है, तो बड़ा बदलाव ही इस देश को सही दिशा दिखा पाएगा। मैंने शुरू में जैसे कहा था कि आज का जो विषय है उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी ही उस पर न्याय कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि ठीक राजेंद्र प्रसाद जी की तरह इन्होंने भी संघर्ष और सत्ता दोनों देखे। इमरजेंसी के समय आप जेल में भी रहे हैं, जब विरोधी पक्ष में रहे तब भी मुखर रहे और सत्ता पक्ष में रहे तो प्रखर रहे। और आज जिस गरिमाए पद पर वे सक्रिय राजनीति से ऊपर हैं, लेकिन फिर भी जो उनका अनुभव है वो बहुत गहरा है और केवल ऐसा ही कोई व्यक्ति भावनाओं और सोच को समाहित कर आज के विषय को न्याय कर सकता है। मैं आमंत्रित करता हूं भारत के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी को। स्वाधीन भारत के प्रथम राष्ट्रपति के पुण्य स्मृति में आकाशवाणी द्वारा आयोजित इस व्याख्यान के माध्यम से भारत का रूपांतरण के विषय में पर सुधी श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करने पर मुझे हर्ष हो रहा है।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आजीवन स्वर्णिम स्वतंत्र भारत का ये पूरा जीवन समर्पित किया है। एक छात्र कार्यकर्ता से लेकर स्वाधीन भारत के राष्ट्रपति होने का यात्रा, उनके अदम्य क्षमता, देश और समाज के प्रति उनके संकल्प और प्रतिबद्धता की महान गाथा है। यह भारतीय राजनीति में निहित लोकतांत्रिक मूल्यों को भी दर्शाती है, जहां एक छात्र कार्यकर्ता अपने दृढ़ संकल्प और सेवा तत्परता के कारण स्वाधीन भारत का प्रथम राष्ट्रपति बन सका। भारत पिछले 70 सालों में बदल गया है और हर क्षण रूपांतरित हो रहा है। राजवर्धन जी बता रहे, बहुत ट्रांसपेरेंसी आया, ट्रांसफॉर्मेशन आया और साथ ही साथ नया इन्फॉर्मेशन भी आ रहे। वो इन्फॉर्मेशन का कन्फर्मेशन भी आजकल जो ये रूपांतरित हुए इस देश में जल्द से जल्द लोगों को उपलब्ध हो रहा है। श्रोताओं, केवल तुलनात्मक आंकड़ों से ही इस रूपांतरण की तस्वीर साफ नहीं हो सकेगा। समाज में रूपांतरण संख्यात्मक ही नहीं गुणात्मक भी होता है और उसे पहचानना आवश्यक है। मैं 1952 में पहली लोकसभा के निर्वाचन के बाद नवनिर्वाचित सांसदों को पहली बार संबोधित करते हुए राजेंद्र प्रसाद जी ने उस समय देश की खाद्यान्न समस्या पर गहरी चिंता व्यक्त की थी। उस समय भारत की सकल राष्ट्रीय आय सिर्फ 3 लाख करोड़ रुपए थी और देश महंगा खाद्यान्न आयात कर रहा था। उस स्थिति से आज हम कृषि खाद्यान्न में स्वावलंबी बने हैं। हरित क्रांति के सफलता के बाद श्वेत क्रांति के माध्यम से आज भारत पूरा विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नीली क्रांति से मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भरता की ओर भी देश अग्रसर है। खाद्यान्न की उत्पादकता से आज हम फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र को विकसित कर रहे हैं। आज हमारे देश की सकल राष्ट्रीय आय 120 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। यही रूपांतरण और साथ ही साथ प्रारंभ के पंचवर्ष योजना में औद्योगिकरण तथा सरकारी उपक्रमों की स्थापित करने पर जोर दिया गया। उस स्वाभाविकता उस समय प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट देश में उतना नहीं था, इसलिए केंद्र सरकार ने उस समय नेहरू जी सब लोगों ने मिलकर तय किया देश में विभिन्न क्षेत्रों में और मुख्य रूप में कुछ पिछड़ा इलाकों में कुछ इंडस्ट्रीज़ का स्थापना करके उन प्रांतों का उत्थान और साथ ही साथ देश में औद्योगिकरण का कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने पूरा जोर दिया है। पहले देश की अर्थव्यवस्था अंतर्मुखी थी तथा विश्व बाजार से कटी हुई थी। औद्योगिक स्वावलंबन प्राप्त करने के उद्देश्य से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर बल दिया गया। आज मेक इन इंडिया के तहत हम विदेशी निर्माताओं को देश में उद्योग लगाने के लिए आमंत्रित कर रहा है और विदेश पूंजी को देश के त्वरित विकास के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हम लोग 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी स्वागत कर रहे हैं। हमने कई क्षेत्रों में एफडीआई की सीमा 100% तक बढ़ा दिया है। आज भारत विश्व अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभा रहा है। हमारे पास US $370 बिलियन से अधिक विदेश मुद्रा कोष है। भारत की अर्थव्यवस्था आज विश्व अर्थव्यवस्था का पावर इंजन के रूप में जानी जाती है। ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। 1991 में देश के अर्थनीति में उदारीकरण के पश्चात हमने अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ने का काम किया है। यह हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी। हम आज WTO में बराबर हिस्सेदार है। अपने हितों की देश के हितों को संरक्षण के लिए हम WTO वार्ताओं में बराबर आवाज़ उठाते हैं। हम विकसित देशों से उनकी अर्थव्यवस्था को हमारा देश के लिए खोलने का आग्रह करते हैं। हम अपने परंपरागत ज्ञान, शिल्प और कारीगर को बौद्धिक संपदा के रूप में प्रयोग कर रही है, जिससे परंपरागत समूहों और समाज को इस संपदा का लाभ मिल सके। इसी प्रकार पर्यावरण, क्लाइमेट चेंज की जैसी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर भी हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए रिन्यूएबल एनर्जी का विस्तार कर रहा है। परिणाम स्वरूप आज भारत का नेतृत्व में
इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना और उसका मुख्यालय भारत में स्थापित किया गया है। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में हमारी सफलताएं और हमारा देश निर्माताओं का गौरवान्वित करती है। आज हम न केवल अपने बल्कि विकसित देशों के उपग्रह भी प्रक्षेपित कर रहा है। एक ही उड़ान में सर्वाधिक 104 उपग्रह प्रक्षेपण का रिकॉर्ड इसरो की प्रशंसनीय उपलब्धि है। वैज्ञानिक क्षेत्र में हम कितना आगे बढ़ा है इसका एक उदाहरण है। विश्व शांति के संस्कार हमें पीढ़ियों से प्राप्त हुई है। हर पीढ़ी ने इस धरोहर का संरक्षण किया है। संकीर्ण धार्मिक राजनीतिक विश्व में भारत शांति का संदेश निरंतर देता रहे है। शांति, सद्भावना और विश्व को एक परिवार मानना हमारे सनातन संस्कृति का मूल स्तंभ रहा है। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के मूलभूत सिद्धांतों का पालन करते हुए हमने सदैव ही यूनाइटेड नेशंस का शांति प्रयास में हमारा योगदान दिया है। हमारे लिए यह गर्व का विषय है कि 71 यूनाइटेड नेशंस का शांति मिशन में लगभग 50 मिशनों में भारत की भागीदारी रही है। कम ही श्रोताओं को ज्ञात होगा कि भारत पहला देश था जिसने यूनाइटेड नेशंस का शांति दस्ते वुमन रेजिमेंट में महिलाओं का दस्ता भेजा था। उसके बाद अनेक देशों ने हमारा अनुसरण किया है। हमारा मूल सिद्धांत, हमारा संस्कृति हम सब लोगों को भी मालूम है। हम वसुधैव कुटुंबम, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। ये हमारा परंपरा है, ये हमारा संस्कृति है। आदिकाल से, पुराण काल से जो पूर्वजों ने जिया और दिया, विरासत में हमको मिला, उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे। भारत का इतिहास में बहुत देशों ने भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए प्रयास किया, मगर पूरा इतिहास में देखें तो कभी भी भारत किसी के ऊपर हमला किया नहीं। ये हमारा प्रत्येकता है। कारण क्या है? हम जैसा मैंने कहा, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, सर्व प्राणी सुख होना चाहिए। ये हमारा विश्वास है, ये हमारा परंपरा है, ये हमारा संस्कृति है। मित्रों, इस संदर्भ में हाल की एक महत्वपूर्ण घटना का जिक्र करना चाहूँगा। हमारा देश के प्रतिनिधि न्यायाधीश श्री दलबीर भंडारी जी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पुनर्निर्वाचित हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की ये 71st ईयर के इतिहास में पहली बार ब्रिटेन का कोई प्रतिनिधि नहीं है। भारत का इस उपलब्धि को विश्व राजनीति में बदलते समीकरण के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें भारत एक जिम्मेदारी और आर्थिक एवं सामरिक रूप से शक्तिशाली राष्ट्र का तौर पर उदय हो रहा है। इंडिया इज एमर्जिंग एज वन ऑफ द पावरफुल कंट्रीज। रूपांतरण का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि भारत के औपनिवेशिक शासक आज भारत से मैत्री को महत्व दे रहा है। राजेंद्र बाबू तथा उनके पीढ़ी के राजनेताओं ने उपनिवेशवाद के विरुद्ध जिस यज्ञ का प्रारंभ किया था वह सफल हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत आज बड़ी आर्थिक शक्ति के तौर पर उभर रहा है। इसके आर्थिक महाशक्ति बनने से दक्षिण एशियाई देशों के बीच भारत की स्थिति बड़े भाई जैसी है और इसलिए यह दक्षिण एशियाई देशों के खासकर अफगानिस्तान को पुनर्निर्माण में भारत बांग्लादेश के बीच पानी का बंटवारे को लेकर उत्पन्न समस्याओं का निराकरण तथा भारत नेपाल के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देकर दक्षिण भारत एशिया देशों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। कुछ वर्षों से हमने पिछले अनुभवों के आधार पर उदारीकरण को तेज और उत्तरदायी बनाने के लिए वैधानिक कदम उठाए हैं। पुराने कानूनों को निरस्त कर नया कानूनों और नीतियों को लाया जा रहा है। नया नीतियों की कारगर समीक्षा की जा रहा है। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को गुड गवर्नेंस बनाने के दिशा में कारगर कदम उठाया है। केवल विकास नहीं, सुशासन भी हमारा प्राथमिकता है। मित्रों, स्वराज्य का लाभ और आनंद सभी भारतीयों को प्राप्त हो, इसी महत्वाकांक्षा से स्वराज्य को सुदृढ़ करने के अनेक प्रयास हम कर रहे हैं। स्वराज्य को स्वराज्य के रूप में बदलना ये भारतीय लोगों का आकांक्षा है। हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे। प्रिय देशवासियों, भारत के बदलाव की इस प्रक्रिया में पिछले लगभग 3 दशकों में सूचना प्रौद्योगिक भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। सूचना प्रौद्योगिक की इस क्रांति को प्रयोग केंद्र विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा बड़े पैमाने पर जनमानस के सामान्य जीवन को सुविधाजनक सरल बनाने के लिए किया जा रहा है।
सरकारों द्वारा नागरिकों को प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं को निरंतर ई गवर्नेंस के दायरे में ले जा रहा है। ई गवर्नेंस प्रदान करना केंद्र व राज्य सरकारों की मुहिम नागरिकों को सुशासन प्रदान करने में सहायक सिद्धि होगी, ऐसी मेरा पूरा आशा है। इन प्रयासों में केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया योजना उल्लेखनीय है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में भारत एक पूर्णतः डिजिटल समाज और राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर उभरेगा। अपने इस प्रयासों में हम अपनी ग्रामीण क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान देना होगी, क्योंकि हमारा जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा गांव में रहते हैं। इसलिए डिजिटल इंडिया के हमारा सपनों की तभी साकार की जा सकता है जब हम अपना गांवों को अपने डिजिटल मानचित्र पर जल्द से जल्द ले आए। महात्मा जी ने आज़ादी के बाद उन्होंने कहा, गांव के ओर चलो, बैक टू विलेजेस। इससे हमको समझ में आते हैं कितना महत्व महात्मा गांधी जी ने ग्राम विकास के लिए दिया है। और उन्होंने ये भी कहा है, ग्राम राज्य के बिना राम राज्य अधूरा है, ऐसा कहा उन्होंने। इतना महत्व पावरफुल स्टेटमेंट गांधी जी ने दिया है। मित्रों, डिजिटल लेने देने को बढ़ावा देने, भारतीय प्रतिभा को विश्व के समक्ष प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए 100% साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करना होगा। आज़ादी के बाद लंबे समय तक हमने अंग्रेजों से प्राप्त अवसरशाही तथा उसी प्रणाली को बनाए रखा। बदलती ज़रूरतों के साथ लापताशाही रेड टेप को काटना आवश्यकता है। गुड गवर्नेंस को सक्षमता, पारदर्शिता, कुशलता के मानकों पर आंका जाना अपेक्षित था। डिजिटल इंडिया तथा ई गवर्नेंस को हर स्तर पर बड़े पैमाने पर लागू किया जा रहा है। बैंकिंग, करदान, विदेश व्यापार, यातायात आदि अनेक क्षेत्रों में ई प्रोग्रेस प्रारंभ हो गया है। अनेक सरकारी सेवाओं और आंकड़ों को डिजिटाइज कर दिया गया है। इससे सरकारी तंत्र और जनता के बीच इंटरफेस कम हुआ है और डिस्कशन का क्षेत्र कम कर नियम आधारित सुशासन लागू किया जा रहा है। अंतिम उद्देश्य यही होना चाहिए, कोई अपना सेवाओं के लिए किसी के पास जाने का कोई ज़रूरत नहीं होना चाहिए। सब कुछ ऑनलाइन में होना चाहिए, कोई लाइन में खड़े होने का अवसर ना मिले, यही उद्देश्य है। और सूचना अधिकार के माध्यम से प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा रहा है। पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, लोकतंत्र में दोनों बहुत जरूरी है। इसी दिशा में देश आगे बढ़ रहे। लोकतांत्रिक सरकार से अपेक्षित है कि वह अंत्योदय का आदर्श पर कार्य करे। आम आदमी को रोजमर्रा के संघर्षों से लोकतांत्रिक सरकार का सरोकार होना ही चाहिए। अपने परिवेश में स्वच्छता कौन नहीं चाहते। खुद में सोच से मुक्त महिलाओं का और बालिकाओं का सुरक्षा कारणों से सरकार का स्वच्छ भारत अभियान को व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। और प्रधानमंत्री चाह रहे थे एक स्वच्छ भारत एक जन आंदोलन का रूप लेना। मैं इससे खुश हूँ। मैं कुछ साल शहरी विकास मंत्री के रूप में स्वच्छ भारत का कार्यक्रम का देश में इसका समीक्षा करते रहा। धीरे धीरे जो प्रधानमंत्री का आकांक्षा के अनुसार ये स्वच्छ भारत एक जन आंदोलन का रूप ले रहे, सभी लोग इसमें भागीदार हो रहे। मैं चाहता हूँ आने वाले दिनों में हर एक व्यक्ति तन से, मन से, धन से इस स्वच्छ भारत कार्यक्रम को और बढ़ावा देने के लिए इसको अपना जीवन दैनंदिन कार्यक्रमों में एक अंग के रूप में इसको स्वीकार करके उसका अमल करने के लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास करना चाहिए। सरकार के स्वच्छ भारत अभियान को व्यापक जन समर्थन मिला रहा है। 1300 शहर ODF घोषित कर दिए गए हैं। शहरों में 4 लाख से अधिक निजी शौचालय बन गए हैं। मुझे हर्ष है कि गाँवों में यह अभियान शहरों से भी अधिक सफलता हुई है। लगभग 5.5 करोड़ निजी शौचालयों का निर्माण ग्रामीण इलाका में किया गया है। लगभग 2.75 लाख गांवों को ODF घोषित किया गया है। नमामि गंगा के तहत भी 4,400 गांवों का ODF घोषित किया गया है, जिसमें नदियों का निर्मल करने में सहायता मिलेगी। और भी हम लोग बहुत आगे जाना है। कारण क्या है, देश बहुत बड़ा है, 130 करोड़ आबादी है, अलग अलग राज्य है। केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और स्थानीय इकाई, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड अर्बन एंड पंचायत लोकल बॉडीज, they should all join together
और उसके साथ ही साथ लोग भी अपना योगदान देना चाहिए। स्वच्छ भारत कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, हमारा सबका हित में है। इसलिए मैं चाहता हूँ, मैं देशवासियों से अपील भी करना चाहता हूँ, जो महानुभावों को आज हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे, डॉक्टर राजेंद्र बाबू, नहीं तो अन्य महानुभावों का नाम जो ले रहे हैं हम लोग, उसका सही श्रद्धांजलि नमन वही होगा जो रास्ता उन लोगों ने, उन महानुभावों ने दिखाया, जो अपेक्षा उन्होंने व्यक्त किया आज़ादी के बाद देश के बारे में, उसको पूरा करने के लिए, सफलता बनाने के लिए हम सब लोग इसमें पूरा शामिल होना चाहिए। मित्रों, लिंगानुपात महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण की दिशा में एक अड़चन है। आज कन्या भ्रूण हत्या कानून अपराध है, परंतु इस पर पूरा तरह अंकुश लगाने में हम सफल नहीं हो पाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे सकारात्मक अभियान से आज समाज का दृष्टिकोण महिलाओं के प्रति बदला है, मगर इसमें और भी परिवर्तन आना चाहिए। समाज और सरकार के संयुक्त प्रयासों से आज महिलाओं का प्रति एक अनुकूल वातावरण बन रहा है। हरियाणा जैसे पारंपरिक समाज में महिलाओं का लिंगानुपात कई वर्षों में पहली बार 900 के ऊपर हो गया है। भारत युवा देश है, यहाँ 65% आबादी युवाओं का है। इनमें अदम्य शक्ति और विश्वास है। लक्ष्य के प्राप्त करने के लिए युवाओं में भारत भूमि, भारतीय संस्कृति, समाज तथा भारतीय जीवन मूल्यों के प्रति आस्था पैदा करना आवश्यक है। भारत को विकास के मार्ग पर प्रसक्त करने के लिए युवाओं का भूमिका महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में मैं एक विषय का जिक्र करना चाहता हूँ, जो आज़ादी के बाद जो सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करने के लिए काम जो हाथ में लिया, उसमें राजनेताओं के बीच में मतभेद था। नेहरू जी का सोच अलग था, डॉक्टर बाबू राजेंद्र प्रसाद का सोच अलग था, और हमारा के.एम. मुंशी जी का सोच अलग था, गांधी जी का सोच भी, और सरदार पटेल जी का। उस अवसर पर राजेंद्र बाबू ने सांस्कृतिक धरोहर को परिरक्षित करना चाहते थे, इसलिए सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण का कार्य समाप्त कर शिवलिंग की स्थापना में उन्होंने स्वयं उपस्थित हुए हैं। और मैं इस संदर्भ में एक विषय कोट करना चाहता हूँ। बोथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड सरदार वल्लभ पटेल फेल्ट reconstruction ought to be done quickly because it was a matter of Rashtriya Swabhiman. With K.M. Munshi, who also wanted to see Somanath reconstructed swiftly, in that sense Sardar Patel, Rajendra Babu and Munshi ji thought alike because the dilapidated condition of the Somanath Mandir troubled them no end. President Dr. Rajendra Prasad participated in the ceremony to reinstall the Somanath Lingam on May 11, 1951. In the inaugural ceremony, I quote, Rajendra Prasad said that although monuments can be destroyed, the bond that people have with their culture and faith can never be destroyed. This is the famous statement he has made. That's the greatness they used to attach to the culture, to the heritage, to the parampara, to the values of our Indian tradition. The younger generation should take really the spirit of such actions even those days. जैसा मैंने कहा, ये विकास हमारे लिए सबसे सर्वोपरि है। साथ ही साथ वैल्यू सिस्टम्स, सामाजिक समरसता और महिलाओं का प्रति श्रद्धा, आदर, प्रेम, वात्सल्य, और समाज में किसी वर्ग को, किसी जाति को कम के रूप में देखना, किसी जाति बड़ा है, ये सोचना बहुत गलत है। देश में अलग अलग भाषा है, भाषा के नाम पे, नदी के नाम पे, पानी के नाम पे, ज़मीन के नाम पे, सीमा के नाम पे आपस में झगड़ना ये देश के हित में नहीं है। इतना साल के बाद भी कुछ इलाके में कुछ लोग इसको एक जोर दे के आपस में झगड़ा करने के लिए, समाज में वो एक संघर्षपूर्ण वातावरण लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये देश के हित में नहीं है। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश, विविधता में एकता भारत का विशेषता। Irrespective of caste, creed, sex, religion and region, India is one. We are all Indians. That feeling has to be there, and we must treat every individual, every human being as equal. This feeling should be there. That was the expectation. इसलिए हमारा संविधान निर्माताओं ने बाद में जो आज़ादी की लड़ाई में महानुभावों का जो
अपना आत्मकथा या उनका उद्बोधन पढ़ते हुए हमको समझ में आते हैं, उन सब ने इच्छा व्यक्त किया इस स्वराज्य को स्वराज्य के रूप में बदलना चाहिए। यही उद्देश्य था। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम सब लोग उसमें योगदान देना चाहिए। इसलिए मित्रों, मैं ये डेमोग्राफिक डिविडेंड जो कह रहे हैं हम लोग, उसको विकास में इनके भागीदारी सुनिश्चित करके इस युवकों का कुशल बनाने पर जोर देना है और उनको दिशा में स्किल डेवलपमेंट एक रोड मैप तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त स्वरोजगार बढ़ाने के लिए मुद्रा योजना के द्वारा महिला उद्यमी और SC/ST उद्यमी को लाभ पहुंचाया है। ये स्टार्टअप, स्टैंड अप, ये सब आजकल देश के युवकों को स्वरोजगार के प्रति प्रेरित करने के लिए, उनमें उद्यमिता को बढ़ाने के लिए स्टार्टअप इंडिया जैसी योजना लागू की गई। आइडिया को इनोवेशन तक तथा इनोवेशन को एंटरप्राइजेस तक विकसित करने में यह योजना कारगर साबित होगी। कस्बों और गांवों के उद्यमियों को आसान शर्तों पर बैंक का ऋण उपलब्ध कराने के लिए भी जनधन योजना का तहत उसका बैंकिंग व्यवस्था में शामिल किया जा रहा है। इसके अंतर्गत अब तक लगभग 30 करोड़ से अधिक नए खाते खोले गए, जिनमें लगभग 68,000 करोड़ रुपए का धनराशि जमा किए गए हैं। जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग बैंकिंग व्यवस्था में शामिल हुए है। यह प्रसन्नता की बात है कि इस वर्ष विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सूची में हमारा 100वें स्थान पर पहुंच गए हैं। हमारा उद्देश्य विश्व की पहली 50 अर्थव्यवस्थाओं में पहुंचना है। व्यवसाय और स्वरोजगार से बेरोजगार की समस्या का भी निदान होगा। भारत देश की कर पद्धति का एक महत्वपूर्ण दूरदर्शी रूपांतर हो रहा है। 1 जुलाई 17 से देश में लागू हुई GST से एक देश एक बाजार का स्वप्न साकार हुआ। पहली बार राज्यों को साथ एक नई व्यवस्था द्वारा GST को से स्थापित की गई है। GST को दरों पर निर्णय लेगी। यह व्यवस्था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक अप्रतिम उदाहरण है। नई व्यवस्था लागू करने में कठिनाई आना स्वाभाविक है। जो कठिनाई आ रहे, सब लोग मिलकर उसका समस्याओं को समाधान करना आवश्यक है। समाधान का प्रयास हो रहे। मैं आशा करता हूँ आने वाले दिनों में और भी जो भी कठिनाई लोगों के सामने आ रहे, उसको समस्याओं का समाधान करने के लिए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार सब लोग प्रयास करें। कुछ मतभेद होता है, कुछ आलोचना होता है, ये तो लोकतंत्र में आलोचना करना एक स्वाभाविक रूप है, मगर अंत में सब लोग देश के हित में सोचकर ये परिवर्तन आना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, ये 3 लाइन का मंत्र जो उन्होंने दिया। व्यवस्था में रिफॉर्म करना और साथ ही साथ परफॉर्म करना और साथ ही साथ देश को ट्रांसफॉर्म करना, एक शक्तिशाली भारत बनाना जहाँ भूख नहीं, भय नहीं, भ्रष्टाचार नहीं, ये हमारा लक्ष्य है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर हम लोग पूरा प्रयास करना चाहिए। मित्रों, कर अधिकारियों तथा करदाताओं दोनों के लिए, लेकिन यह देशवासियों के हित में है। ये कठिनाइयों को दूर करना ये इन अधिकारियों का काम है। आर्थिक व्यवस्था को परिपुष्ट करने के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है। आज़ादी के समय हमारा अर्थव्यवस्था कृषि आधारित थी। आज भी अधिकांश जनसंख्या गांवों में वास करती है, लेकिन गत दशकों में शहरीकरण तेजी से बढ़ रही। आज शहरों का इंजन ऑफ ग्रोथ के रूप में विकसित की जा रहा है। देश की 2/3 GDP और 90% राजस्व शहरों से आता है, लेकिन शहरीकरण के साथ शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त करने का आवश्यकता है। स्मार्ट सिटी, अमृत, हृदय जैसा योजनाएं इसी दिशा में, हाउसिंग फॉर ऑल, ये प्रयास है। सबसे महत्वपूर्ण प्रयास ग्रामीण क्षेत्रों को कनेक्टिविटी प्रदान कर अर्थव्यवस्था का मूल धारा से जोड़ने के लिए किए गए हैं। आज हमें 18,000 गांवों का विद्युतीकरण कर रहे हैं। देश की 685 मंडियों को ई-नाम के माध्यम से डिजिटल जोड़ा जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। ई-नाम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट को जोड़ना, जिससे किसानों को अपने उत्पादकों के लिए व्यापक बाजार उपलब्ध होगा। लगभग 1.67 लाख रिहायशी इलाकों को ग्रामीण सड़क योजना के तहत जोड़ने का लक्ष्य है और 2.5 लाख ग्रामीण इलाके में ये डिजिटल व्यवस्था फाइबर ऑप्टिक के द्वारा जोड़ने के लिए पूरा प्रयास हो रहा है। आज देश में 55 लाख किलोमीटर सड़कों का जाल है, जिसमें 1.14 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग और 1.61 लाख किलोमीटर राज्य राजमार्ग तथा लगभग 4 लाख किलोमीटर
ग्रामीण सड़कों में है और 76,000 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है और 2,50,000 तक सरकार ने अपना लक्ष्य रखा है। जनधन योजना के तहत खोले गए खातों से बड़े पैमानों पर गांवों का फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है। गांव जितने अर्थव्यवस्था में से जुड़ेगी उतना अर्थव्यवस्था में विस्तार होगा और स्थायित्व आएगा। आज देश में विद्युत आपूर्ति का कमी नहीं है। मार्च 2019 तक हर गांव, हर शहरों को हर घर तक सस्ते दर पर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है। मनरेगा तथा खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कमजोर तबकों के लिए रोजगार तथा पोषण को सुनिश्चित की जा रहा है। निस्संदेह हम अंत्योदय का आदर्श पर नई भारत बनाने की दिशा में अग्रसर है। अंत्योदय, जो अंतिम पंक्ति में बैठे उन लोगों का उत्थान करना, जिन लोग वंचित लोग हैं, जिसको अभी तक जो पहुंचना चाहिए विकास नहीं पहुंचा, उनके लिए पहले प्राथमिकता देना चाहिए। अपलिफ्टिंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, टेकिंग केयर ऑफ द सप्रेस्ड, अप्रेस्ड, डिप्रेस्ड पीपल, दैट शुड बी द प्रायोरिटी। दिस इज व्हाट महात्मा गांधी जी ने कहा, ये डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा और श्रीमान दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा। सबका लक्ष्य वही था, अंतिम पंक्ति में बैठे गरीबों का उत्थान। ये हमारा पहली प्राथमिकता होना चाहिए। इसी दिशा में आजकल आगे बढ़ रहे हैं और तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए। हमारे लिए गर्व का विषय है कि भारत आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आज विश्व में भारत को एक आदर्श प्रजातंत्र के रूप में देखा जा रहा है, जिसने 125 करोड़ लोगों को, जो विभिन्न जातियों, धर्मों, समुदायों, भाषाओं से ताल्लुक़ रखते हैं, एक संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था में पिरोकर रखा है। संविधान में 73 व 74 संशोधन के माध्यम से पंचायत राज स्थापना की गई। महिलाओं को 33% आरक्षण देकर पंचायत राज संस्थाओं का महिला की राजनीतिक सशक्तिकरण का माध्यम बनाया गया। इसी अनुभव को संसद और विधानसभाओं में भी लागू करने पर विचार करना चाहिए और जल्द से जल्द इस विषय में आगे बढ़ना चाहिए। श्रोताओं, विकास के प्रवाह सतत है, इसमें चुनौतियां ही अवसर प्रदान करती है। हमारे समक्ष भी बहुत चुनौतियां हैं, जैसी कालाधन और भ्रष्टाचार। मुक्त बाजार व्यवस्था के लिए अभिष्ट और वैधानिक नियंत्रण के अभाव में भ्रष्टाचार बढ़ा है। पुराना कानून के स्थान पर नया विधान लाना है तथा उनकी सतत निरीक्षण जरूरी है। काला धन हमारी अर्थव्यवस्था को खोखला कर रहा है। विमुद्रीकरण के बाद से इनकम टैक्स रिटर्निंग फाइल में 25% की वृद्धि तथा एडवांस टैक्स कलेक्शन में 41% की वृद्धि काले धन के विरुद्ध विमुद्रीकरण की सफलता का इंगित करती है। देशवासियों से मेरा आग्रह है कि वे लेस कैश इकॉनमी की तरफ अग्रसर हो तथा डिजिटल मोड से कारोबार करें। कृषि और किसानों का समस्या, यद्यपि हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गया है, फिर भी आज कृषि सबसे जोखिम भरा व्यवसाय है। किसान आज भी मौसम और सरकार पर निर्भर है। आवश्यक है कि कृषि में निवेश बढ़े, किसानों के मौसम पर निर्भरता कम हो, सिंचाई के साधन विकसित हो, किसान को फसल के लिए बाजार और मूल्य मिले। भूमिहीन और छोटी किसानों में अधिकांश को साहूकारों और अनधिकृत सूत्रों से ही ऋण देना पड़े। इस स्थिति को बदलना ही होगा। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में व्यवसाय और कृषि का विविधीकरण करके खेती पर निर्भरता को कम करना होगा। खाद्य प्रसंस्करण पर भी अधिक ध्यान देना होगा। आतंकवाद, नक्सलवाद, अतिवाद जैसी विभाजनकारी प्रवृत्तियाँ देश गत 40 वर्ष में सीमा पर आतंकवाद, देश में पनप रही नक्सलवाद, क्षत्रियवाद जैसी विभाजनकारी प्रवृत्तियों से जूझ रहा है। हमारे सुरक्षा बलों ने अदम्य साहस और कर्तव्य निष्ठा से इन प्रवृत्तियों पर समय रहते काबू पाया है। फिर भी सीमा पर आतंकवाद को समाप्त करने के लिए वैश्विक सहमति और कार्य योजना की आवश्यकता है। देश में राजनीतिक हिंसा का विष फैल रहा है और इसे तात्कालिक रोका जाना चाहिए। पूरा दुनिया जागृत होकर आतंकवाद के खिलाफ सब लोग मिलकर स्वर उठाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मैं चाहता हूँ यूनाइटेड नेशंस भी इस विषय को गंभीरता से लेकर सिक्योरिटी काउंसिल भी ठोस कदम उठाए। कारण क्या है, पहले केवल कुछ देशों में आतंकवाद और भारत को इसके बहुत भारी पड़ा। साथ ही साथ हम लोग आजकल देख रहे हैं पूरा दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में, बाकी देशों में, सब इलाके में आतंकवाद फैल रहे और कुछ लोग मज़हब को आतंकवाद से जुड़ रहे। आतंकवादी को कोई मज़हब नहीं है। आतंकवादी कोई एक मज़हब के कारण से होता नहीं और उसको मज़हब के साथ जोड़ना माने जो गलत रास्ते में वो जा रहे उसको बल
छुपाने के लिए वो लोग प्रयास कर रहे हैं। हम इस गलती भ्रम में नहीं होना चाहिए। टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट, ही हैज़ नो रिलीजन, ही हैज़ नो कास्ट, इज एन एनिमी ऑफ ह्यूमैनिटी। ये मानवाड़ी का दुश्मन है ये लोग, इसलिए इसको जितना जल्दी हम समाप्त करें तो उतना दुनिया का विकास होगा। इफ देयर इज टेंशन यू कैन नॉट हैव अटेंशन टुवर्ड्स डेवलपमेंट, ये सिंपल पॉइंट है। तो और इसके लिए हिंसा के कारण से कोई बदलाव आएगा नहीं, ये हम समझना चाहिए। भारत में सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा इंडिया, इज a strong nation, stable nation, and we have proved that democracy can be successfully implemented and changes can be brought in a peaceful manner, in a transparent manner through democracy. People who say that bullet is powerful than ballot, they are wrong. Ballot is more powerful than bullet. समझना चाहिए, बुलेट से कोई परिवर्तन होगा नहीं, परिवर्तन आए तो सुबह आए तो दोपहर में चले जाएगा। We should understand this. And bullet kills the people and they will get killed also by the same. The best way in Loktantra is vote. So that's the way people should really discourage such forces. Governments should take a coordinated effort, central and state governments, to take strongest possible action on those forces which are taking up arms. The arms and violence has no place in democracy. Friends, the भारत को तीव्र विकास दर को बनाना रखना के लिए हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में निवेश करना होगा। आधारभूत ढांचे का विकास, यद्यपि विश्व बैंक की 2016 की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में भारत 36 स्थान पर पहुंच गए, मगर ये पर्याप्त नहीं है। इसलिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी पूंजी निवेश और तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होगी। सामाजिक क्षेत्र में निवेश, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित सामाजिक क्षेत्र में हमारा निवेश कुल जीडीपी के केवल 7.4% है, जिसमें शिक्षा पर जीडीपी का केवल 3.2% है और स्वास्थ्य पर मात्र 1.5% है। ये स्थिति सुधरना चाहिए जल्द से जल्द। मुझे विश्वास है कि चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकारों इन चुनौतियों के प्रति सजग रहे और इन चुनौतियों को विकास के अवसर में बदले। इन चुनौतियों का सामना सब भारतवासियों को संगठित रूप से करना चाहिए, जटिल समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए। श्रोताओं, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान के अनुमोदन किया। इस अवसर पर अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पूरे संविधान के पीछे दर्शन और संवैधानिक आस्थाओं का सटीक विश्लेषण किया, जो भावी निर्माताओं और न्यायवादियों के लिए मार्गदर्शक है। उन्होंने कहा, आफ्टर ऑल ए कॉन्स्टिट्यूशन like a mission is a lifeless thing. It acquires life because of the men who control it and operate it, and India needs today nothing more than a set of honest men who will have the interest of the country before them. देश पहला, बाद में पार्टी, अंत में अपना, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ये हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए। नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट। कुछ लोग इसको उल्टा रूप में देखते हैं। 2022 में स्वाधीनता के 75 वर्ष पूर्ण हो गए। विकास की यात्रा तो सतत और शाश्वत है। आवश्यक है कि हमारे प्रयास ईमानदारों का कारगर हो तथा जनकल्याण हो। लोकतांत्रिक व्यवस्था के नेतृत्व की इन लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता बहुत आवश्यक है। हम सब एक रूपांतरित भारत देखना चाहते हैं। वी वांट टू सी ए ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, साक्षर भारत, सक्षम भारत, सशक्त भारत, समरस भारत हमारा सपना है। सब भारतवासी यही काम कर रहे हैं। यदि मन में सुदृढ़ संकल्प, हृदय में सुदृढ़ भावना और कार्य में दक्षता हो, ये स्वप्न साकार होगा। इस स्वप्न को साकार करने के लिए हमारा सबका सहकार चाहिए। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की भी आवश्यकता है। राज्यों के बीच विकास की ओर अग्रसर होने का आकांक्षा प्रबल होनी चाहिए। राज्यों के बीच में विकास गति को बढ़ाने के लिए स्पर्धा हो तो देश की उन्नति भी गतिशीलता के साथ हो सकेगी। दुनिया के विचार केंद्र में आज अर्थ, विज्ञान तथा राजनीति है, लेकिन मानवता की रक्षा सिर्फ इन 3 विचार बिंदुओं तक सीमित नहीं हो सकती। इनके अलावा भी बहुत कुछ है जो जीवन को स्थायित्व देता है। इसके लिए भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति, समाज तथा जीवन मूल्यों के प्रति समझ पैदा करना बहुत जरूरी है। 21वीं सदी भारत की सदी होगी। यह लक्ष्य भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति, भारतीय मूल्यों तथा समाज के स्थिर स्वरूप के बुनियादी पर ही प्राप्त हो सकता है।
3 दिसंबर को राजेंद्र बाबू की 133 की जन्म जयंती के अवसर पर मैं आशा करता हूं कि भारतीय संसद और सरकार उनकी अपेक्षाओं को अनुरूप देश का रूपांतरण करने का पुण्य कार्य में आगामी वर्षों में अत्यधिक श्रद्धा और निष्ठा से जुट जाएगा। मैं इस व्याख्यान को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्य स्मृति को समर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत का रूपांतरण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यान माला के अंतर्गत अभी आप इस वर्ष का ये व्याख्यान सुन रहे थे। वक्ता थे भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू। ये आयोजन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती के उपलक्ष्य में गत 30 नवंबर 2017 को राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष किया गया। प्रस्तुति सहयोग दिया था कुसुम क्षेत्रीय ने और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राम अवतार बैरवा और अभिनय श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।